हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिसर्च होम साइंस बाय वर्षिका। आज हम लोग जिस वीडियो के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे, वो होने वाला है मानव विकास से संबंधित। इसके अंतर्गत हम सभी अवस्थाओं के बारे में, चाहे शैशवावस्था हो, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इनसे संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे। और कुछ जो विशेष मनोवैज्ञानिक हैं, जैसे कि पियाजे हैं, ब्रूनर हैं, रॉस है, तो इनसे संबंधित भी काफ़ी प्रश्न हैं इस वीडियो के अंदर। तो ये ऐसा वीडियो है जो कि आपके होम साइंस में तो काम आएगा ही, इसी के साथ आप सीटेट का एग्ज़ाम हो या DSSB का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास या मानव विकास से संबंधित कुछ साइकोलॉजिकल प्रश्न बनते हैं, उसमें ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। और ये ऐसा पॉइंट है, ऐसा सिलेबस एक का हिस्सा है ये, कि ये जैसे समझो ना तो ये बहुत ज़्यादा टफ लगेगा। किस तरीके से साइकोलॉजी से क्वेश्चन फ्रेम होंगे, बाल विकास से कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, तो उसी को आज आप लोग इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ, डिटेल के साथ मिलने वाला है। और अगर आप मेरा वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर होम साइंस की फ्री क्लासेस चलती हैं। आपसे किसी भी तरीके का फीस या पेमेंट किसी भी चीज़ के लिए नहीं लिया जाएगा। और साथ ही आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको नई जानकारियाँ तुरंत आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मानव विकास शुरू होता है। तो मानव विकास कब शुरू होगा? शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से। तो मानव के विकास की अगर बात की जाए तो प्रसव पूर्व अवस्था से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि गर्भावस्था भी मानव विकास की एक अवस्था है। यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए कुछ डिटेल इसके बारे में देखते हैं। मानव विकास प्रसव पूर्व अवस्था से प्रारंभ होता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार विकास की प्रक्रिया प्रसव के 4 महीने पहले ही प्रारंभ हो जाती है। मनोवैज्ञानिक वॉटसन के अनुसार विकास क्रम निम्नवत है। ये जरूर ध्यान दीजिएगा, वॉटसन के अनुसार विकास का क्रम क्या है। तो वॉटसन ने बताया है कि सबसे पहले विकास के क्रम में आएगा भ्रूण, इसके बाद शिशु, शिशु से फिर वो बालक बनेगा, बालक से फिर किशोर, किशोर के बाद की अवस्था युवक होगी, फिर प्रौढ़, उसके बाद वृद्ध। ठीक है, यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, विकास किस प्रकार की क्रिया है? तो विकास की अगर आप बात करते हैं, क्या यह मात्रात्मक है या गुणात्मक है, अमापनीय है या मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों? तो आपके पास अगर ये ऑप्शन है तो ये सबसे बेस्ट आंसर होगा। याद रखिएगा कि विकास की जो प्रक्रिया है या विकास कैसी क्रिया है, तो ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होती है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। विकास से तात्पर्य व्यक्ति में होने वाले गुणात्मक व मात्रात्मक परिवर्तनों से है। मात्रात्मक परिवर्तन से अभिप्राय लंबाई का बढ़ना, वजन बढ़ना व घटना, जबकि गुणात्मक परिवर्तन से आशय भाषा सीखने का कौशल, क्षमता परिवर्तन का कौशल तथा गामक कौशल से है। याद रखिएगा, अगर बात की जाए तो मात्रात्मक परिवर्तन, जिसमें मात्रा या आकार में आपको परिवर्तन दिखाई दे, तो ये कैसा होगा? तो ये वृद्धि ही तो हुई ना। और अगर इसी के बाद बात हम करें गुणात्मक, तो गुणात्मक में गुण में अंतर आना चाहिए। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर सिलाई सीख लेता है तो सिलाई का गुण उस व्यक्ति के अंदर आ गया, तो ये कहलाएगा विकास का गुणात्मक परिवर्तन। ठीक है, यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न 3 है, मनोवैज्ञानिक रॉस ने विकास की अवस्थाओं को कितने वर्गों में बांटा है? या मनोवैज्ञानिक रॉस ने विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? तो इन्होंने विकास की जो अवस्थाएं हैं ये 4 प्रकार की बताई है। अभी आपने देखा था कि वॉटसन ने कितने तरीके के बताए हुए थे? 7 प्रकार के, जिसमें उन्होंने भ्रूण, फिर शिशु, बालक, किशोर, युवक, प्रौढ़ और वृद्ध बताया था।
इनके अनुसार देखिए रॉस ने क्या कहा है, रॉस महोदय ने कहा है कि जो विकास की अवस्थाएं हैं वो 4 भागों में बांटी गई हैं। कौन कौन सी है इन्होंने बताया। सबसे पहले आएगा शैशव काल। तो चलिए देखते हैं शैशव काल कब से तक चलेगा। 1 वर्ष से 3 वर्ष की अवस्था को शैशव काल कहा जाता है। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा कि इसी तरीके के प्रश्न काफ़ी बार आपसे एग्जाम में पहले भी पूछा गया है कि इन महोदय के अनुसार शैशवावस्था की अवस्था कब तक है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको समझना होगा कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अवस्थाओं के बारे में भी पूछा जाता है। फिर है प्रारंभिक बाल्यकाल, ये होगा 3 से 6 वर्ष। उत्तर बाल्यकाल ये 6 से 12 वर्ष। और किशोर अवस्था 13 से 18 वर्ष की अवस्था। तो देखा जाए ज़्यादातर मनोवैज्ञानिकों ने यही माना है, लेकिन फिर भी आपको एक याद होना जरूरी है क्योंकि आपसे इससे ही काफ़ी प्रश्न पूछते हैं। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। आपको बताना है कि इसमें से जो शब्द दिखे हैं इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसको पियाजे ने अपने थ्योरी के अंतर्गत प्रयोग किया है। अनुबंधन, क्रमिक विकास, नैतिक विकास या स्कीमा। ध्यान दीजिएगा, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में पियाजे ने स्कीमा शब्द का प्रयोग किया है। कैसे? पियाजे के अधिगम संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित एवं परिवर्तित किया जाता है उसे स्कीमा कहते हैं। अलग शब्दों में संज्ञानात्मक संरचना में संशोधन करना स्कीमा कहलाता है। यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है। तो आत्म केंद्रित अनुकरण, प्रत्यक्ष बोध तर्कणा, काल्पनिक खेल केंद्रण, इनमें से सभी। तो यहाँ आंसर होगा इनमें से सभी। ये सभी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है। यहाँ आप जाइए एक बार डिटेल देख लीजिएगा। पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है जो कि 2 से 7 वर्ष के बीच में होती है, जो भाषा तथा कौशल विकास की प्रमुख अवस्था है। जैसे आप जानते हैं पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। एक बार आप लोग बताइएगा कमेंट में उन्होंने कौन सी 4 अवस्थाएं बताई हैं, नाम उसके बताइएगा। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाषा तथा कौशल विकास की प्रमुख अवस्था कौन सी है। तो आप कहेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसके अंतर्गत पूर्व संक्रियात्मक चिंतन, प्रत्यक्ष बोध तर्कणा, असंगत आकस्मिक तर्कणा, काल्पनिक खेल केंद्रण, परांतरित तर्क, आत्म केंद्रित अनुकरण तथा प्रत्यक्ष बोध तर्कणा आते हैं। देखिएगा तर्क या तर्कणा से, चिंतन से संबंधित ये कुछ प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि बच्चे इसमें तर्क कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आप इसको, ये शब्दों को याद रखिएगा। ये शब्द देकर भी पूछा जा सकता है कि जैसे काल्पनिक खेल केंद्रण की अवस्था कौन सी है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है। अब आपके सामने 4 अवस्थाएं दी हुई हैं। ये चारों अवस्थाएं पियाजे के अनुसार है, लेकिन ये क्रम से नहीं है। तो यहाँ पे प्रथम अवस्था पूछी जा रही है, तो ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा सही होगा संवेदनात्मक गामक अवस्था। ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहेंगे सेंसरी मोटर स्टेज। तो ये पियाजे के अनुसार पहली अवस्था है और ये सारी अवस्थाएं दी हुई हैं। आप लोग इसका एक बार डिटेल भी देख लीजिएगा। आंसर यहाँ होगा क्वेश्चन नंबर 6 का सी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। एक ही आयु के 2 बालकों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा चारित्रिक विभिन्नताओं का होना इंगित करता है।
एक ही आयु के दो बालकों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा चारित्रिक विभिन्नता, ये तो जाहिर सी बात है। दो जुड़वा भाई बहनों में भी अंतर होता है। उनके शरीर की थोड़ी बहुत बनावट भी अलग होती है। उनकी मेंटल स्टेबिलिटी या फिर उनकी मानसिक योग्यता कहें वो भी अलग होती है। तो यही पूछा जा रहा है कि एक ही आयु के दो बालकों में, अगर 5-5 साल के दो बालक हैं, 8-8 साल के दो बालक हैं, तो उनमें ये विभिन्नता होना क्या इंगित करता है? तो ये इंगित करेगा व्यक्तिगतता का सिद्धांत। व्यक्तिगतता का सिद्धांत आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। व्यक्तिगतता के सिद्धांत के अंतर्गत भिन्न भिन्न व्यक्तियों के विकास की गति एवं दिशा भिन्न भिन्न होती है। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों में अपने स्वयं की गति से एवं अलग ढंग से विकास करता है। ठीक है, यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे बात करिए अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की, तो प्रश्न है संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है क्या व्यक्तिगत विकास, बच्चे का विकास, अभियोग्यता का विकास या शारीरिक कौशल का विकास? तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा वो होगा अभियोग्यता का विकास। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ होता है अभियोग्यता का विकास। आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का प्रतिपादन किसने किया है? देखिए आपके सामने डिटेल दिया है, लेकिन आप लोग कोशिश किया कीजिए कि पहले इन 4 ऑप्शन में से अपने अनुसार कोई एक आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, फिर देखिए क्या आपके आंसर सही आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 4 अवस्थाओं के बारे में पियाजे ने ही बात की है, इन्होंने ही बताई है। डिटेल देखते हैं कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की चारों अवस्थाओं का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने किया था। ये 4 अवस्थाएं है। पहली देखिए संवेदनात्मक अगामक अवस्था जो कि जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष तक की होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष। औपचारिक संक्रिया अवस्था ये होगी 12 से 15 वर्ष। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किस मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत सोशियो कल्चरल थ्योरी दी है वाइगोत्स्की ने। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आप लोग वाइगोत्स्की का पूरा नाम देख लीजिएगा, लेव शिमोनोविच वाइगोत्स्की। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है निगमनात्मक चिंतन संबंधी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, निगमनात्मक चिंतन। ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डिटेल देखिएगा, निगमनात्मक चिंतन का संबंध पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में अंतिम अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से है। यह अवस्था 11 से 15 वर्ष या उससे अधिक की होती है। इस अवस्था में तर्क करना, अनुमान लगाना, प्राकल्पना, आदर्शवादी चिंतन, दूसरे के साथ सहयोग आदि का विकास होता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 के अनुसार प्रश्न है ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत संबंधित है। तो ब्रूनर का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत संबंधित है वो वर्गीकरण से संबंधित है। ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत वर्गीकरण पर आधारित है। इस सिद्धांत को पियाजे के सिद्धांत के एक विकल्प के रूप में देखा जा सकता है। ये बात जरूर याद रखिएगा, ये आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि पियाजे के सिद्धांत के एक विकल्प के रूप में कौन सा और सिद्धांत देखा जाता है? तो ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत। पियाजे ने भी संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है, ब्रूनर ने भी दिया है। ब्रूनर महोदय का मानना है कि मस्तिष्क सूचनाओं का सरलीकरण कैसे करता है?
जो कि अल्प अवधि में मस्तिष्क में प्रवेश करता है। और बालकों के विकास के आधार पर ब्रूनर महोदय ने संज्ञानात्मक विकास को 3 भागों में बांटा है। इन्होंने जो 3 नाम बताए हैं वो है संकेतात्मक, दूसरा है प्रतिबिंबात्मक, तीसरा है संक्रियात्मक। तो पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं और ब्रूनर ने 3। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पर, वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है। तो वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत होगा वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। ठीक है, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है। यहाँ कुछ डिटेल आपके सामने दी है, आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा वीडियो रोक करके। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देखिए मेरे पास बहुत सारे टॉपिक पे प्रश्न हैं। अगर आप किसी भी टॉपिक से संबंधित कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन चाहते हैं वीडियो के रूप में, तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, या कोई क्लास चाहते हैं किसी टॉपिक पे तो वो भी कमेंट में बता दीजिएगा। आपके लिए वो क्लास भी किसी ना किसी दिन आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 14। मानव विकास को जिन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है वे क्षेत्र हैं। अब देखिए मिलते जुलते शब्दों को लिखा गया है, लेकिन हमें रीअरेंज करना है कि शुरुआत कहाँ से होती है। तो मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, यहाँ सही होगा ऑप्शन नंबर बी। तो सबसे पहले मानव विकास के क्षेत्रों में आएगा शारीरिक विकास, फिर संज्ञानात्मक विकास, फिर संवेगात्मक विकास और लास्ट में आएगा सामाजिक विकास। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अब 15 देखिए, विकास में वृद्धि से आशय है। तो विकास में जब वृद्धि की बात की जाए, मतलब कि आकार की बात की जाए, तो इसके अंतर्गत आएगा आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। देखिए संवेग की बात की जाए तो व्यक्ति के शरीर के अंदर होंगे, ज्ञान भी व्यक्ति के अंतर्गत ही होते हैं। भार में वृद्धि, तो यहाँ पर देखिए सिर्फ भार में वृद्धि से ज़्यादा बेस्ट आंसर यहाँ पर आपको विकास से मिल रहा है ना। तो विकास में वृद्धि से क्या संबंधित है, तो विकास के अंतर्गत आप देखे थे कि गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों तरीके के, परिमाणात्मक दोनों तरीके के विकास की बात की जाती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, विकास की अवस्थाओं में उत्तर बाल्यावस्था का समय कब माना जाता है। अभी हमने आपको कुछ समय पहले ही वीडियो में बताया हुआ था कि जो उत्तर बाल्यावस्था, बाल्यावस्था 2 तरीके की, पूर्व बाल्यावस्था एवं उत्तर बाल्यावस्था। तो उत्तर बाल्यकाल माना जाएगा 6 से 12 वर्ष का। ठीक है, 6 से 12 वर्ष तक होगा बाल्यावस्था, इसके बाद किशोर अवस्था शुरू हो जाती है। यहाँ देख लीजिएगा आप लोग मनोवैज्ञानिकों के अलग अलग मत। तो देखिएगा मुख्य रूप से यही दिया गया है। तो शैशवावस्था होगी जन्म से 2 वर्ष तक, पूर्व बाल्यकाल होगा 6 वर्ष तक की आयु तक, उत्तर बाल्यकाल 6 से 12 वर्ष की आयु तक, किशोर अवस्था 13 से 18 वर्ष की आयु तक, उसके बाद शुरू हो जाएगा प्रौढ़ावस्था। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 के अंतर्गत देखिएगा, विकास की किस अवस्था में बाल अपराधों की संख्या सर्वाधिक होती है। तो देखिए विकास की किस अवस्था में बाल अपराध की संख्या सर्वाधिक होगी, तो याद रखिएगा आंसर होगा किशोरावस्था, क्योंकि इस अवस्था में इतना तनाव तूफान होता है। जैसा कि स्टेनली हॉल ने भी बताया है कि इस अवस्था को संघर्ष तो तनाव तूफान की अवस्था कहा जाता है। हर चीज़ में रोक बच्चों को अच्छी नहीं लगती, जिस वजह से वो उग्र हो जाते हैं, और बाल अपराधी किशोरावस्था में सर्वाधिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 18, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। तो विकास जो कभी समाप्त ना हो, कोई भी चीज़ जो कभी समाप्त ना हो तो मतलब वो निरंतर चलती रहेगी। तो विकास भी कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है। देखिए विकास पहले कुछ अवस्था में, जैसे प्रौढ़ावस्था के पहले तक जो विकास होता है वो सकारात्मक होता है, फिर उसके बाद प्रौढ़ावस्था के बाद नकारात्मक विकास शुरू होता है। कैसे, जैसे कि आप देखते होंगे प्रौढ़ावस्था तक में
जैसे आप गर्भावस्था से ही मान लें प्रौढ़ावस्था तक में, तो हड्डियों का विकास होगा, मांसपेशियों का विकास, दांत का विकास, और एक जगह पे अपनी दृष्टि को रोक करके रखने का इस तरीके का डेवलपमेंट होंगे। हेयर ग्रोथ होगा, मसल्स हमारी मतलब और सॉलिड होंगी। लेकिन जैसे ही प्रौढ़ावस्था क्रॉस होती है, आप देखते होंगे जो बाल हैं वो भी सफ़ेद होना शुरू हो गए, दांत टूटना शुरू हो गया, हड्डियों में कमजोरी आ गई, जो स्किन है, त्वचा है, वो भी झुर्रियों सहित हो गई। तो ये सब क्या, ये नकारात्मक विकास को दर्शाता है। तो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह दर्शाती है निरंतरता का सिद्धांत। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर उस समय तक चलती है जब तक वह पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं कर लेता है। यह कथन किससे संबंधित है, कौन मनोवैज्ञानिक ने परिभाषा दी है, तो यह है ईरा जी गॉर्डन की परिभाषा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे देखिएगा आपके सामने कुछ और भी नाम लिखे हुए हैं, जैसे हॉरलॉक है या मुनरो है, तो इनके अनुसार भी कुछ परिभाषाएं हैं। आप इसे कहीं नोट कर लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में अगर इस तरीके के प्रश्न आते हैं, परिभाषा से प्रश्न आते हैं, ये तो आप अच्छे से जानते हैं, आपके लिए भी अगर ये प्रश्न आए तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये परिभाषा ईरा जी गॉर्डन की है, बाकी यहाँ पे आप देखेंगे तो मुनरो के अनुसार भी परिभाषा दी है, हॉरलॉक के अनुसार भी दी हुई है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, जन्म के समय एक शिशु के सिर की लंबाई होती है। तो यहाँ देखिएगा ये वाला प्रश्न आपके लिए बहुत इजी होगा। ठीक है, आपको अक्सर 1/4 ये ऑप्शन देखने को मिलता है। तो जन्म के समय एक शिशु के सिर की लंबाई कितनी होती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुल शरीर की लंबाई का 1/4। ठीक है, जन्म के समय जो शिशु का सिर है ना, वो शरीर के अपेक्षा काफ़ी बड़ा दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो उसके शरीर का विकास और होता है, वृद्धि होती है, जिससे कि सिर का आकार छोटा दिखता है। जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई कुल शरीर की लंबाई का लगभग 1/4 होता है। जन्म के समय मस्तिष्क का भार लगभग 350 ग्राम रहता है, जो 6 वर्ष की आयु तक लगभग 1.25 किलोग्राम हो जाता है। देखिएगा, जन्म के समय अगर बात की जाए शिशु के भार, मस्तिष्क के भार की लंबाई 350 ग्राम है। यही आपसे बात किया जाता है कि जब व्यक्ति युवावस्था में होता है, तो जब किशोरावस्था या युवावस्था में होता है, या एक परिपक्व मनुष्य के सिर का औसतन भार आप जानते होंगे 1350 ग्राम होता है। तो ये भी ऑप्शन आप याद रखिएगा, ये प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है फिजियोलॉजी के अंतर्गत। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहा जाता है, बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? ये ऐसा प्रश्न है कि लगभग हर एग्ज़ाम में ये पूछा ही जाता है, चाहे आप सीटेट दें, साइकोलॉजी से संबंधित कोई प्रश्न सॉल्व करें, बाल विकास से करें, गृह विज्ञान में करें, यूपी टेट, सी टेट या किसी भी स्टेट का आप टेट एग्ज़ाम देते हैं, कहीं भी टीचिंग का एग्ज़ाम देते हैं, तो ये प्रश्न आपसे ज़रूर पूछा जाता है। और ये काफ़ी ईजी आंसर भी, आपको ये पता होना चाहिए। तो बच्चे का सामाजिकरण का पहला पाठ परिवार से शुरू होता है, और बच्चे की प्रथम पाठशाला घर होता है, और बच्चे की प्रथम शिक्षिका उसकी माँ होती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22, मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे का जन्म किस देश में हुआ था? तो देखिए, कुछ ऐसे मुख्य मनोवैज्ञानिक हैं जिनकी जीवनी भी आपको पता होना चाहिए, कहाँ जन्म हुआ, उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, उनके द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख किताबें, तो ये सब प्रश्न भी काफ़ी पूछा जाता है। तो मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे का जन्म 9 अगस्त 1896 को स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्विट्ज़रलैंड में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, सामीप्यता विकास क्रम के अंतर्गत विकास होता है। अब देखिए, आपने जो व्यक्ति का विकास है वो दो तरीके से देखा है, एक सिर से पैर की ओर, दूसरा केंद्र से बाहर की ओर। इसी तरीके से हमने डेवलपमेंट पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो
देखिएगा, एक सामीप्यता विकास क्रम ये एक नया शब्द है। अगर आपके सामने ये प्रश्न आता है तो आपको ये समझना होगा कि ये पूछा जा रहा है कि व्यक्ति का जो विकास है वो सिर से पैर की ओर हो रहा है या केंद्र से बाहर की ओर। तो सामीप्यता विकास क्रम का अंतर्गत विकास होगा केंद्र से बाहर की ओर। ठीक है, आंसर याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो याद रखिएगा, ये जो परिभाषा दी गई है, ये जो कथन है किशोरावस्था से संबंधित, ये दी गई है कोल और ब्रूस के द्वारा। कोल और ब्रूस के द्वारा। यहाँ सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये ऐसा प्रश्न है कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, परिभाषा से प्रश्न काफ़ी बनते हैं। अब हम लोग देखेंगे आज का अंतिम प्रश्न जो कि होने वाला है क्वेश्चन नंबर 25। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो ये कथन है वुडवर्थ का। वुडवर्थ ने ही कहा है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। इसके अलावा क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है कि संवेग गतिशील आंतरिक समायोजन है जो व्यक्ति के संतोष, सुरक्षा और कल्याण के लिए कार्य करता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहीं तक था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताइएगा। तो और ये बहुत ही ज़रूरी है, याद रखिएगा कि आप जिस टॉपिक पे प्रश्न चाहते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन चाहते हैं, या किसी भी एक टॉपिक को जो आपको ना समझ में आता हो, आप उसका एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो कमेंट में एक बार बता दीजिएगा, आपको उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो भी बच्चे फीस नहीं दे सकते हैं वो इस वीडियो के ज़रिए ही पढ़ते रहें, अपनी तैयारी करते रहें, ताकि आने वाले समय में अगर एग्ज़ाम होता है, कहीं भी किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम होता है, तो आपको ये सब प्रश्न काम आ जाए। अभी फ़िलहाल में तो आप लोग बिहार स्टेट की तैयारी कर ही रहे होंगे, तो वहाँ भी ये प्रश्न पूछे जाएंगे। आप लोग इसको पढ़ते चलिए, वीडियो देखते चलिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।